लिखवाते हुए सर, तो नोट्स इसीलिए तो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं कि लिखना ना पड़े। समझ में नहीं आता ठीक। अच्छा अच्छा, जी सर। तो घर जाके पढ़ते नहीं हो क्या नोट्स? अच्छा, क्योंकि नोट्स इसीलिए डिटेल में प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि हैंड राइटिंग तो वर्क तो करते नहीं है यार। पता है दिक्कत क्या है? जैसे जितने भी अधिकारी वगैरह हैं वो क्या चाहते हैं कि हम लोग जो टीचिंग का लेवल प्रोवाइड करें वो लेक्चरशिप लेवल का रहे, ठीक है ना। लेक्चरशिप लेवल पे क्या है, आप नोट्स और ये डेटा वगैरह नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, जिसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर जो मैं ये क्लासेस मिले हैं सिर्फ 50, ठीक, सिर्फ 50 ही क्लासेस हैं और सिलेबस दिख रहा है ना अभी तक, मतलब हम लोग कितना आई थिंक 10-12 क्लास खत्म किए होंगे और कंटेंट देख रहे हो कितना है, इतना हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अगर जो मैं लिखवाने बैठूंगा तो कितना समय जाएगा कुछ अनुमान है? तो इसका एक बेहतर तरीका है कि जहां पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, तुरंत क्वेश्चन उठाइए। ये सबसे पहले ये आंसर राइटिंग कौन किया था? ये लीजिए आप, इस पे जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो सारी रिकमेंड कर दी है मैंने, ठीक है। और जो जो मतलब उसमें सुधार होना, आंसर राइटिंग ओवरऑल बहुत सही है, जो टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत है मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। समझ में नहीं आ रही है चीजें? ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, आज से इत्मीनान से समझते हुए चलते हैं, जहाँ दिक्कत होगी तुरंत बताऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि किस कॉन्सेप्ट में मुझे ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। आज से जो सेक्टर शुरू में करने वाला हूँ, ध्यान देना, माइक वाइक नहीं है, पीछे तक आवाज जानी चाहिए। सुनाई दे रहा है? नहीं है? अच्छा सॉरी, लगाएंगे।
आ रही है आवाज? पीछे तक ऑडिबल है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आज से हम लोग जो सेक्टर शुरू करने वाले हैं वो सामाजिक क्षेत्र है। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े थे वो सारी की सारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड थी। ठीक है, प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को ये ध्यान होगा कि सारे फैक्ट बेसिस पे होते हैं। ठीक है, फैक्ट्स का ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें चुनना रहता है 1 2 1 2 3। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब तक जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, लोक वित्त, मनी एंड बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट, तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये आपको बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं। अगर जो सरकार है, सरकार किस तरह से वित्तीय व्यवस्था मेंटेन करती है ताकि आर्थिक कल्याण किसका कर सके, जनता का कर सके। अगर जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करे, बैंक का मुख्य काम, इस बार 2022 का नोबेल पुरस्कार बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, वर्क के ऊपर ही मिला है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो 3 लोगों को मिला है कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, वित्त बाजार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सरकार है, एक एंटिटी है, जनता है, जनता क्या कर रही है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है, सिस्टम में भेज रही है, किस लिए, ताकि नियम कानून का निर्माण किया जाए, आर्थिक व्यवस्था और नीतियां, पॉलिसी, स्कीम्स, ये सब फॉर्मेशन किया जाए, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार क्या करती है, विभिन्न विभिन्न संस्थानों को, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, एफएमसी, इन सारे संस्थानों का इस्तेमाल करती है मार्केट में क्या, तरलता और वित्तीय समावेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो अब तक ये सारी चीजें हम लोग समझे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में फैक्चुअल कुछ डेटा बस बच गए थे, थोड़ी सी चीजें बस डिस्कस करनी है। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो रहेगा गरीबी। ठीक है, सोशल सेक्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले किस चीज से शुरू करेंगे, गरीबी से, क्योंकि गरीबी पर्टिकुलरली एक ऐसा एरिया है ना जो इंसान के मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। मूलभूत आवश्यकताओं मतलब जीना मरना, डेली दिन की दिनचर्या, ठीक है, आपस का डेली लाइफ स्टाइल। अर्थव्यवस्था को लाने के पीछे ये उद्देश्य था कि क्या प्रॉफिट मेकिंग किस तरीके से होगी, सरकार किस तरीके से फायदा कमाएगी, कंपनियां किस तरह से फायदा कमाएगी, संस्थान किस तरीके से फायदा कमाएगी। ठीक है, किसी भी चीज को देखने का 2 पहलू होता है, एक होता है सांसारिक जिसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक, और दूसरा चीज होता है आध्यात्मिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। जब भी आप संसारिक गतिविधियों या दृष्टिकोण से देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल आपको प्रॉफिट मेकिंग में, यानी कि लाभ कमाने में, अर्थव्यवस्था में जीडीपी को आगे बढ़ाने में, ठीक है, इन सारी चीजों से मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में अधिक से अधिक तरलता प्रदान करने में, ठीक है। और जब भी आप आध्यात्मिक तौर से देखेंगे तो समाज के उन वर्ग का कल्याण करना है जिनके पास संसाधन की कमी है, जो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को। तो गरीबी शुरू करने से पहले कुछ चीजें बच गई थी जिनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या थी, सबसे पहले न्यू कंपनी एक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, 2013 में ये लागू किया गया। 1956 के अधिनियम का ये क्या सब्स्टिट्यूट था। इसमें कुछ चीजें बदलाव करी गई कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो मेन फैक्ट्स है वो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिपिंग होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि उत्तरदायित्वता बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, वन मैन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि क्या है, हमारे सोसाइटी या फिर हमारी अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से क्या एक सहारा दे सकते हैं, ऐसे कंपनीज पे ध्यान दिया गया। ऑडिटर का होना इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सीएजी एक होते हैं, सीएजी के बारे में सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका क्या काम होता है, जितनी भी वित्तीय व्यवस्था होती है हमारे देश के अंतर्गत, जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी पब्लिक पर पैसा होता है, ठीक है ना, उनका खर्चा सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं, ये देखना किसका काम है, सीएजी का काम है। अब तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क सीएजी का कौन कौन सा रहा है, 2G स्पेक्ट्रम मामला, उसका पर्दाफाश किसने किया था, सीएजी ने किया था। कॉमनवेल्थ गेम, उसका पर्दाफाश किसने किया था, सीएजी ने किया था। बोफोर्स स्कैम किसने किया था, सीएजी ने किया था। हमारे देश के सीएजी एक विनोद राय जी, ठीक है, उनके कार्य निष्ठा को देखते हुए ना यूनाइटेड नेशन ने उनको अपॉइंट किया था अपना सीएजी,
ठीक है ना। हमारे यहाँ जो सिविल सर्विसेज है, आईएएस जो ऑल इंडिया सर्विस है, उसका लेवल बहुत, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। भूटान से भी लोग आते हैं यहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में, ठीक है, लोक प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत। अब होता क्या है एक्चुअली में कि ऑडिटर्स, सीएजी क्या है, ये सरकारी संस्थाओं के ऑडिटिंग को देखता है। लेकिन जब भी हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडिटर सरकारी नहीं होते हैं। सीएजी इनकी वित्तीय खर्चों को नहीं देखता है, बल्कि एक चीज देखता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। निजी कंपनियों द्वारा इनके ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है। और क्या इसमें बताएगा कि कोई भी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है, अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा सामाजिक क्षेत्र में व्यय करेगी। सामाजिक क्षेत्र मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटी में यानी कि पश्चिमी सभ्यता में हेल्थ और एजुकेशन को फ्री करने के पीछे बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है। कई सारे ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री किया जा चुका है। जब आप हमारे देश के डीपीएसपी में देखोगे, राज्य के निधि निर्देशक तत्व में देखोगे, 36 से लेकर 51 भाग 4 में आपको इसका विश्लेषण मिलेगा। उसके अंतर्गत क्या बताया गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आर्थिक विकास, और दूसरी चीज क्या बताया गया है, वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। ऐसा राज्य जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच रखे, जो हर एक नागरिक के व्यक्तित्व के कल्याण के लिए बने, ठीक है ना। हमें ऐसे नीति का निर्माण करना है जो कि क्या, वेलफेयर स्टेट बनाए। वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा, जब हर एक व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, ठीक है। अभी मैं गरीबी स्टार्ट करता हूं तो आपको बताता हूं कि पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, जो आगे देखने लायक है, यूपीएसआई, ये क्या होता है, अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसी कंपनियां जैसे जो एटॉमिक एनर्जी पे बेस्ड हैं, जो रक्षा मंत्रालय से बेस्ड हैं, जो बम बना रही हैं, या फिर ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनकी जो डेटा है वो क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहा है, तो ये अपनी सारी की सारी डेटा सरकार को नहीं प्रोवाइड कर सकता। व्हाट्सएप के और सरकार के अंदर क्या मतभेद हुआ था, व्हाट्सएप कह रहा है कि सर मैं सारी की सारी डेटा आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, और भारत सरकार क्या कर रही है, अगर जो आपको मेरे टेरिटरी में काम करना है, मेरे राज्य क्षेत्र के अंदर काम करना है, तो आपको मेरी शर्तों पे काम करना होगा। जितने भी सिक्योरिटी एंड डेटा है वो आपको हमको प्रोवाइड करना होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत फेसबुक अपने जगह सही है, और भारत सरकार सिक्योरिटी के नजरिए से भारत सरकार अपनी जगह सही है। तो इसीलिए ये विवाद बना हुआ है। अब क्या होता है, बेसिकली अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उस तरीके की इंफॉर्मेशन होते हैं जिनका डिस्क्लोज होना, यानी कि जिनका सामने आना इस कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। अब एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। अब सपोज दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं हम लोग, जिस समय न्यूक्लियर बम के पीछे बहुत ज्यादा शोध हो रहा था। जर्मनी वगैरह ने क्या किया था, जर्मनी में एक साइड होल्ड लगी थी कि पहले न्यूक्लियर बम का आविष्कार कौन करेगा, जर्मनी करेगा। यूएसए में ये होल्ड लगी थी, पहले न्यूक्लियर बम का आविष्कार कौन करेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि जर्मनी ओरिजिन के पीपल थे, ज्यूस थे वो, ठीक है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया न्यूक्लियर फिजन का, उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका क्रैक कर लिया फार्मूला, और क्या, न्यूक्लियर बम ड्रॉप किया हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, और बाकी सारी हिस्ट्री आप लोगों को पता ही होगी। अब देखिए उस समय क्या हुआ, उस समय अगर जो वो इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन लीक कर जाती, अगर जो बम बनाने की जो प्रक्रिया यूएसए के पास से लीक करके जर्मनी के पास चली जाती, तो जर्मनी पहले अटैक कर देता। आज जो वर्ल्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है वो अलग रहता, ठीक है ना। तो ऐसी ये इंफॉर्मेशन होती है कंपनियों की जो कि आप लीक नहीं कर सकते। अगर जो ये लीक हुई तो कंपनी का क्या नुकसान हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो इन इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइडर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे जैसे ही हम लोग बढ़े, जैसे ही वित्तीय बाजार के मामलों में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े, तो एक संस्था का निर्माण किया गया, एफएसडीसी। एफएसडीसी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अंतर्गत क्या होता है, वित्त विभाग के अंतर्गत, वित्त व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया, यहाँ पे इस संस्था का निर्माण किया गया, क्या कि हमारी अर्थव्यवस्था का हमेशा अध्ययन आपको करते रहना। हर तिमाही पे हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है, कौन सा आपातकालीन परिस्थिति आने वाला है, मतलब कि जो आर्थिक संकट आने वाला है उसको पहले से भाप लेना,
ठीक है। हेजिंग के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप क्या पहले से प्रोटेक्शन कर रहे हो किसी आने वाले समस्या का, ठीक है। वही प्रक्रिया इसी में हम लोगों ने एक संस्था को रखा है जो व्यक्ति आपदाओं का पूर्व अनुमान लगाता है और उसके लिए क्या क्या नीति का निर्माण करना होगा इसके बारे में रिकमेंडेशन देता है, सुझाव देता है। किसे देता है? वित्त मंत्रालय को। किसके अंतर्गत में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका काम? जितने भी रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जैसे सेबी हो गया, फिर एफएमसी हो गया, फिर जितने भी रेगुलेटिंग जो विनियमन करते हैं वित्त बाजार का, उनके अंदर जो कोई विवाद हो जाता है तो इस विवाद को सुलझाने का कार्य कौन करेगा? एफएसडीसी। उसके बाद क्या हो? वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। आज आप देखोगे जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपके अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। पहले जो आप मनी ऑर्डर करते थे 3-4 महीने में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता था, 3 से 4 सेकंड के अंतर्गत आप ट्रांजैक्शन कर दे रहे हो, फायदा हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ? ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह बढ़ गए। फोन करते हैं, सर अपना ओटीपी बताओ, ओटीपी जैसे बताया 5 लाख रुपए गायब। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस व्यक्ति को ये साक्षरता नहीं है ना कि मुझे अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। आप नेशनल टेलीविजन पे देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताए ही जाते हैं कि मार्केट में आप निवेश कर रहे हो तो रिस्क है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले किसी से ओटीपी ना शेयर करो। ये सब क्या है? ये सब वित्तीय साक्षरता है। आप आम जनता को क्या कर रहे हो? साक्षर कर रहे हो। गरीब होने का 3 कारण होता है। क्या? मनी यानी कि पैसा, नॉलेज यानी कि ज्ञान, और तीसरा अरे यार एक और चीज, चलो अभी याद आता है बताता हूँ। ज्ञान, पैसा और किस चीज का अभाव हो सकता है इंसान में? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेट में जवान नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। वित्तीय साक्षरता क्या है? फाइनेंशियल लिटरेचर। क्या मतलब? लोगों को आपको जागरूक करना है कि जहां भी कम से कम इतनी समझदारी तो एक जनता के अंदर होनी चाहिए कि बजट जो बन रहा है वो समझना चाहिए। क्योंकि बजट जो खर्च हो रहा है, किसके पैसे खर्च हो रहे हैं? जनता के खर्च हो रहा है। तुम्हारे पॉकेट से कोई पैसा निकाल के खर्च कर रहा हो, तुमको आइडिया ही नहीं है कि मेरा पैसा कहां जा रहा है, तो ये क्या सही है? नहीं। आपने एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी कि ऐसे बॉडी का निर्माण किया जिसको सरकार बोल रहे हो, आप उसको चुने हो कि मेरे कुछ पैसे हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह के फॉर्म में जो ट्रेजरी में सेव है उनको खर्च करो। किस लिए खर्च करो? हमारे आर्थिक कल्याण के लिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण क्यों हुआ? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी जिस अधिनियम पे काम कर रही है वो 1861 का अधिनियम है। समझ रहे हो? ये अधिनियम कब था? जब हम लोग किसी की कॉलोनी थे, किसी अन्य सत्ता के अधीन में थे। कोई अन्य सत्ता जब भी आपके देश पे राज करेगा तो वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि लोग दबे रहें, हमेशा मेरी बात सुने। लेकिन अब लोकतंत्र है, नया जमाना है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, मनुष्य चेतना बदल रही है। इस समय पुलिस प्रशासन को सेवा क्षेत्र की ओर ज्यादा देना चाहिए, ना कि कॉलोनियल क्षेत्र के ऊपर। अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। आप समझ रहे हो? जैसे जैसे मनुष्य चेतना बढ़ रही है, सर्विस देने की अथॉरिटी, उदाहरण के लिए न्यायपालिका को ले सकते हैं। न्यायपालिका का निर्माण विशेष रूप से हम लोगों ने क्यों किया? लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए। लेकिन आज अगर जो जनता के साथ गलत हो जाती है वो बोलेगा नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? उसे पता है जितना शोषण मेरा अभी ये हुआ है ना, उससे ज्यादा शोषण मुझे उस सिस्टम में कर देंगे सब। आप समझ रहे हो? तो ये रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहां का चल रहा है? 1951 का, जिसके आधार पर लोग नेता वगैरह चुनते। 1951 का कानून आप 2022 में फॉलो कर रहे हो। क्या इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है? केवल शिक्षा नीति में बदलाव करने से काम चल जाएगा? जब तक आप पैटर्न सिस्टम ये सारी चीजें डेवलप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा है? अर्थव्यवस्था का मेन कारण क्या था ना, ये पूरा मानव इतिहास में क्या क्रांति लेकर के आ गया था। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने ना देखने का नजरिया ही बदल दिया इकोनॉमिक्स को।
उन्हें पता सिर्फ फायदा कमाने की चीज नहीं है, जीडीपी बढ़ाने की चीज नहीं है, बैंकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नहीं है। आपको मानव के जीवन शैली को बदलना होगा, मनुष्य चेतना को बदलना होगा। गरीबी वाकई में इनकम की कमी नहीं है, ये स्किल की कमी है, अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है। इनकम कैसे बढ़ता है? एक व्यक्ति है, मजदूर है, वो 8 घंटे काम करता है, उसकी सैलरी 800 रुपए है। मैं यहाँ पे हूं, मैं 1 घंटे काम कर रहा हूं, मुझे 1 घंटे में 1000 रुपए मिल रहा है। क्यों? स्किल की वजह से। वो मजदूर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है, वो मजदूर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, उसने सिर्फ फावड़ा चलाना सीखा। सिंपली बॉडी माइंड स्पिरिट 3 लेवल होता है बढ़ने का। बॉडी माइंड स्पिरिट। बॉडी की जब ज्ञान होती है ना, इंसान क्या होता है, सांसारिक रूप से जागृत हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जितनी चीजें, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, नाम चाहिए, पावर के पीछे भागता है, सत्ता के पीछे भागता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान, इन सारी चीजों के पीछे लगा रहता है, ठीक है ना। अगर जो वो कहीं से भी अपने आप को कम पाता है, तो उसके अंदर एक हीन भावना आती है कि मैं इससे कम हूं। ये भी गरीबी है, समझ रहे हो? उसके पास फॉर्च्यूनर है, मैं 800 में चल रहा हूं, ये भी गरीबी है। डेली हर दिनचर्या के, तो जब भी आप बॉडी लेवल पे, जब माइंड लेवल पे आप स्किल होते हो, तो आप स्किल्स पे ध्यान देते हो, मतलब कि कुशलता पे ध्यान देते हो। जब आप ज्यादा और पढ़ते हो, आपको पता चलता है कि ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये शरीर कुछ भी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति की पहचान तब होती है जब वो अपना मुंह खोलता है, समझ रहे हो? अभी एक बॉडी बिल्डर है, जिम विम करके आ रहा है, आप पहली इंप्रेशन में उसको देखोगे, आपको लगेगा वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, ठीक है ना। अब वो जैसे ही मुंह खोलेगा, उसको एबीसीडी भी नहीं पता है, का वो का हाल, ऐसे बोलेगा, आपको क्या लगेगा? एक बंदा है जो एकदम फटा चिटा पहना, जैसे ही क्लास के अंदर घुसा, आपको इंटेलेक्चुअली सारी चीजें बताने लगा कि किस तरीके से मानव संसाधन का विकास हुआ, मनुष्य चेतना का निर्माण हुआ, गरीबी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कहां हम पीछे रह गए, किस क्षेत्र में हमें कार्य करना था कि हमारे पास ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। दुनिया के सबसे बेहतरीन नेता हमारे यहाँ, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति हमारे यहाँ, हम क्यों इस हालत में हैं? समझ रहे हो आप? तो अर्थव्यवस्था इस चीज का अध्ययन है जो बता रही है कि मनुष्य जाति को सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, आंतरिक विकास करना है, एक बढ़िया वातावरण देना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा और स्वास्थ्य देना है, संसाधन देना है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल आज हम यूज कर रहे हैं, अगली पीढ़ी पूछ रही है कि पेट्रोलियम है क्या, समझ रहे हो? इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना, ऊर्जा की आपूर्ति करनी है कि आने वाली पीढ़ियों की भी ऊर्जा की आपूर्ति पूरी की जा सके, ठीक है। तो इस संस्था का निर्माण किस लिए हुआ, ये आपको पता चल गया। लास्ट है एफएमसी है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। एक चीज होता है कॉमेक्स, कमोडिटी और एक्सचेंज मार्केट। कमोडिटी मतलब वस्तु, ऐसा बाजार जिसमें वस्तुओं का लेन देन किया जाए, इसको बोलते हैं कॉमेक्स, ठीक है ना। और जो कॉमेक्स बाजारों का रेगुलेशन करता है, जब आप नोट्स देखोगे तो उसमें कॉमेक्स 4-5 टाइप के आपको मिलेंगे। जब भी आप बाजारों की बात करोगे तो क्या है, ये एफएमसी क्या करता है, इनका विनियमन देखता है, ठीक है ना। किसका विनियमन देखता है? जो कॉमेक्स को चलाते हैं, जो कॉमेक्स बाजार को चलाते हैं, उनका रेगुलेशन कौन देखता था? एफएमसी, जिसको 2015 में सीजी के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। ये करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा पूछ सकता है, इस वजह से मैंने बता दिया। लास्ट एंड नॉट लिस्ट एक इलेक्टोरल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये क्या पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद होगा लोकसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हुआ था, पार्टीज जो थी इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में ढेर सारे पैसे लेकर के आ रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड चेक की तरह रहता है, ठीक है ना, चेक की तरह रहता है। इसमें नाम वगैरह नहीं लिखा रहता है किस व्यक्ति ने कितना पैसा लिया। सिंपली क्या है, इसकी फेस वैल्यू होती है 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति रहेगा डायरेक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड लेगा। ये क्या, हर एक तिमाही पे 10 दिन के अंतराल पे, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तिमाही, ठीक है ना। तो ये हर 4 तिमाही के स्टार्टिंग के 10 दिन में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और जो भी पार्टी है 15 दिन के अंदर इसको हटा सकती है,
समझ रहे हो? तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक क्या बॉन्ड है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। इसको कोई भी नागरिक खरीद सकता है, कोई भी संस्था खरीद सकती है। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वैल्यू नहीं रहती है, सीधे फेस वैल्यू के ऊपर काम करता है। इसका आदान प्रदान हम लोग क्यों करते हैं? पार्टीज के बीच में फंड्स का ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? वित्त बाजार खत्म हो गया, ठीक है ना? कुछ अब बताइए यहाँ पे क्या नहीं समझ में, क्या फिर से समझा दूं? ये न्यू कंपनी एक्ट, ये नई वाली जो एक्ट है 2013 में लॉन्च किया गया, इसकी जगह लेकर के आया गया। ठीक है ना? पहले कंपनी एक्ट 1956 काम करता था, उसके बाद 2013 काम करने लगा, संशोधन हो गया उस अधिनियम में। चलिए अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं, गरीबी। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्यों? तुम्हारे पास बहुत सोना था, हमारे यहाँ गरीब नहीं था, कोई भीख नहीं मांगता था। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग, ठीक है, हुआ क्या अब मैं बताता हूँ आपको कहां से हमारे यहाँ कल्चर मिक्स हुआ। जब भी हम लोग सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं, समाज किससे मिलकर बनता है? लोगों से, है ना? समाज लोगों से मिलकर बनता है। सामाजिक कल्याण यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की हम लोग जब भी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? आर्थिक रूप से आप लोगों के कल्याण की बात कर रहे हो, लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने की बात कर रहे हो, बेहतर शिक्षा देने की बात कर रहे हो, उनको बेहतर अधिकार देने की बात कर रहे हो। ठीक है ना? मनुष्य को क्या, आपको हर तरीके का पर्यावरण दे रहे हो, हर तरह का वातावरण दे रहे हो जिससे उसकी वृद्धि हो सके। मनुष्य चेतना तब एक्सपैंड ज्यादा करती है ना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जो 3 टॉपिक का अध्ययन हमको करना है वो क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है और मुद्रास्फीति है। ठीक है ना? ये 3 मुख्य चीज हैं जो हमारे सामाजिक पहलू को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। गरीबी आप देख रहे हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन की कमी। बेरोजगारी आप देख रहे हो, क्या? लोगों के पास आय की कमी, लोगों के पास आय की कमी। तीसरा चीज है मुद्रास्फीति, मतलब लोगों के पास आय तो है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं खरीद पा रहे, महंगाई। ठीक है ना? तो सामाजिक क्षेत्र की आप बात वो करते हो जिससे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आम नागरिकों का उत्पीड़न होने लगता है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या हुआ था, जब भी स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में तो 3 कॉन्सेप्ट निकला था, पूंजीवादी, पूंजीवादी का कॉन्सेप्ट क्या था? ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पे था कि जनता है, जनता के कुछ डिमांड है। ठीक है ना? इस व्यवस्था के अंतर्गत ये डिमांड कौन पूरा करेगा? मार्केट। जब भी जनता की मांग की आपूर्ति मार्केट के द्वारा किया जाएगा तो मार्केट कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं देगा कि जनता का फायदा हो रहा है या फिर नुकसान, जनता के पास पैसे हैं या नहीं, जनता इस काबिल है कि नहीं इस प्रोडक्ट को। वो सिंपली क्या करेंगे? सुंदर सुंदर प्रचार दिखाएंगे आपको, एडवर्टीजमेंट। अब आप YouTube पे देख रहे हो कि ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, तब तक उसमें बीच में एक ऐड आ गया, ये वाला हेडफोन लीजिए, ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, है कि नहीं?
ऐसे टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो आप देखो वाओ, आप तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर किए, डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आपको मतलब आवश्यकता का बोध कराता है, आपको उस चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने देखा आप धूप में ऐसे डेली टहल रहे थे, कभी आपका ध्यान नहीं गया, अचानक आपके पास पर्चा आया रिजार्व लेंस का चश्मा लगाइए, इसको लगाएंगे, आपके आंखों पे कोई तनाव नहीं होगा, आपको यार बड़ी सही चीज लाओ, खरीदी तो 3000 रुपए लग रहा है, आप क्या कर रहे हो, डिमांड क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली क्या करता है, जब भी डिमांड की आपूर्ति मार्केट करता है तो ये हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है, मतलब फायदे के यानी कि लाभ को ज्यादा ध्यान देता है। समाजवादी अप्रोच में इसी डिमांड की आपूर्ति कौन करती है, सरकार करती है। अब सरकार जब भी कोई स्टेप उठाती है ना, तो हमेशा कल्याणकारी होता है, उसको ये मतलब नहीं है, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका ये मोटो नहीं कि उसको मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया है, उस संस्था का सिंपली में ये काम है कि जनता की जो मांग है उसकी आपूर्ति कर दी जाए, ठीक है ना। तो जब भी ये सरकार के द्वारा किया, अब क्या हुआ, जब ये डिमांड की आपूर्ति मार्केट कर रहा था, वहां पे दिक्कत क्या हो रहा था, ये जनता के आर्थिक कल्याण को ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो वहां पे किन्स आए, किन्स बताया कि नहीं, सरकार का उसका चेक करना जरूरी है। अगर जो मार्केट में आप सिर्फ मार्केट प्रॉफिट पे ध्यान दोगे तो ये नीचे वाली जनता का क्या होगा, जीडीपी में इंटरेस्ट, अमीरों की संख्या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 10 से 20% के अंतर्गत आती है, बाकी क्या होती है, मिडिल क्लास और गरीब, समझ रहे हो। अगर जो आपका जीडीपी सिर्फ 10% लोग ही बना रहे हैं तो काफी कम रहेगा, और वही 100% लोग बनाएंगे तो फिर आप ज्यादा बेहतर विकास करोगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए मानव संसाधन का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। मानव संसाधन के विकसित होने के लिए क्या जरूरी है, मनुष्य का गरीबी से दूर होना, मनुष्य का ये जानना कि वो क्या है एक्चुअली में। अगर जो आप गरीब रहोगे, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे क्लास करके गए, घर जाओगे, घर पे आपके माता पिता बोलेंगे कि देखो बेटा कल खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ कमा करके लाओ, तो आप यूपीएससी पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपका मेन गोल पहला क्या रहेगा, रोटी, आप सर्वाइवल मोड में हो। 95% लोगों की चेतना जो होती है मनुष्य के निम्न वाले एनर्जी सेंटर में होती है, यानी कि मूलाधार चक्र में होती है। 95% लोग सिर्फ इसी चीज में चिंतित है कि हमारा क्या जीवन यापन किस तरीके से होगा, सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, ठीक है। जब जब जैसे जैसे हमारी चेतना कैसे एक्सपैंड होती है, जैसे जैसे परिस्थितियां हमारे सामने आती जाती है। भारतीय इतिहास की आप जब बात करोगे, ये समझ में आ रहा है, साम्यवादी में जैसे सब सरकार तो पूरी कर रही है, तो एक चीज होता है ना, जब भी कोई आप कैपिटलाइजेशन करते हो, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो लेबर वाला होता है ना पोर्शन, इसके ऊपर भी सरकार का हक होता है। चाइना में लेबरशिप कम क्यों है, चाइना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे शीर्ष प्लेयर क्यों है, क्योंकि वहां पे सारी की सारी कंपनियां चाइना में जाके निवेश क्यों करती हैं, वहां पे लेबर कॉस्ट कम है। समाजवादी व्यवस्था में क्या है, सरकार केवल मांग पे ध्यान दे रही है, जनता के ऊपर ज्यादा कोई विशेष अधिकार नहीं है। क्या करना है, प्राकृतिक संसाधन है, इतना संसाधन मिला, इसको सरकार लेकर बराबर रूप से जनता में वितरित कर देगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के माध्यम से। अब क्या करती है सरकार, बेसिकली साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, चाइना क्या करता है, सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पे नहीं बल्कि मानव संसाधन पे भी सरकार का हाथ होता है। वो वहां पे क्या लेबर रिफॉर्म्स कानून निकालेगी कि आपको इतना ही लेना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर जो आपके पास कुशलता है, आपका डिमांड है ज्यादा, आप अपने हिसाब से अपनी डिमांड बढ़ा सकते हो। किसी किसी वकील की कीमत 500 रुपए होती है, किसी किसी वकील की कीमत 1.5 लाख रुपए होती है। दोनों के पास वही क्वालिफिकेशन है, वही डिग्री है, दोनों एलएलबी कर रखे हैं, लेकिन दोनों के फीस में अंतर क्यों है, कुशलता के कारण। एक ने अपनी चेतना को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि उसको बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक क्या है, मार्केट में नया है। जब आप बेरोजगारी पढ़ोगे तो आप बेरोजगारी के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को ध्यान में दोगे। बेरोजगारी सिर्फ सरकार की लापरवाही नहीं है, हमारे इंडिया में भी ऐसे इस लेवल के मानव संसाधन नहीं है जिनको रोजगार प्रदान किया जा सके। हम इंजीनियरिंग तो कर ले रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है। समझ रहे हो ना, जिस मानव संसाधन का हम लोग विकास कर रहे हो वो कचरा है, उनके पास स्किल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो एजुकेशन सिस्टम हमेशा रिसर्च बेस्ड पे रहना चाहिए, जो मानव संसाधन की चेतना को एक्सपैंड करे। अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है,
अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज गेन करोगे और मैच्योरिटी आएगी, तो अभी जो आपके सोचने का लेवल है और आज से 1 साल बाद जो आपके सोचने का लेवल है, आप 1 साल बाद जाकर के अपने ऊपर ही हंसोगे। ये मैं क्या सोच रहा था, समझ रहे हो ना? अभी से 5 साल पहले अपने ऊपर सोचो। बच्चे में तुम्हारी क्या मैक्सिमम क्या होगा कि अरे यार आज स्कूल पहुंच जाऊं, कल उससे मिल लूं, परसों वो कर लूं। जैसे आप बड़े हुए, आपको जीवन में एक मकसद चाहिए, गोल चाहिए। ये गोल क्या होना चाहिए? आर्थिक कल्याण या फिर आर्थिक विकास के लिए। मकसद के लिए आपने रास्ता क्या चुना? यूपीएससी। यूपीएससी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है जीवन का, सिर्फ एक नौकरी प्राप्त करना है। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। जी जी हाँ 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 हाँ, बेरोजगारी का कारण नहीं है। देखिए, तो हमको समझना पड़ेगा भारत में होता क्या है, जब भी हम कोई नया बदलाव करने की कोशिश करते हैं ना, हमारी रूढ़वादी सोच वहीं पे टिकी रह जाती है। समझ रहे हो? अग्निवीर स्कीम लाने के पीछे सरकार का मकसद हम लोगों ने नहीं समझा। हमें सिर्फ क्या दिख रही है कि फ्री में हमको पेंशन और सैलरी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति है जो 4 साल एक अनुशासित जिंदगी बिताता है, 10 साल अपने देश की सेवा करता है, 15 साल का अनुशासन में रहेगा, क्या वो कभी खराब नागरिक होगा? आप अग्निवीर के थ्रू अगर जो वो नहीं के सेना में रह पाए, आप एक क्या लायक नागरिक आप समाज में दे रहे हो। वो 10 साल बाद उसके पास क्या 10 से 15 लाख रुपए का निवेश पेमेंट रहेगा। कल हो करके मैं बीटेक करता हूं, मैं 15 से 20 लाख रुपए खर्च करता हूं, ठीक है ना? उसके बाद बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं एकदम बेकार हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो बीटेक करके निकला हूं, मेरी तरह कम से कम 2-3 करोड़ लोग निकले हैं उसी साल में। मेरे ही इतनी स्किल रखे हैं, समझ रहे हो? अगर जो कोई कंपनी है जो 30,000 में अगर जो कोई इंजीनियर को रखती, वो देखेगी मेरे पास 10 इंजीनियर, वो कहेगी 10,000 दूंगा, और वो 10 लाख मुझे चाहिए। क्यों? पैसे की आवश्यकता सबको है, जितनी उसकी कुशलता है उस हिसाब से उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। गरीबी क्या है ना, बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले गरीबी शुरू करते हैं। समझ में आ रही है चीजें? अब जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे जितने भी टॉपिक चलेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं रहेंगे बल्कि मेंस ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है ना? मेंस ओरिएंटेशन में क्या होता है, आप लोग फैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे बल्कि कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे कि अर्थव्यवस्था लाने के पीछे कारण क्या है। तब आपको लोक वित्त समझ में आएगा, मनी एंड बैंकिंग समझ में आएगा, और क्या समझ में आएगा जो अभी तक आपने पढ़ा है, वित्त बाजार, उसकी आवश्यकता क्यों है, गरीबी को मिटाने के लिए सब कहां से, पूंजी निवेश, इस अर्थव्यवस्था में क्यों इंपॉर्टेंट है, सरकार किस तरीके से इनका इस्तेमाल करेगी गरीबी को निकालने के लिए। जब भी हम गरीबी की बात करते हैं, ये एक ऐसी अवस्था है जो आपको एहसास दिलाती है किसकी, अधूरेपन की, ठीक है? किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इतिहास से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में क्या एनालिसिस किया आप लोगों ने? आज से कुछ समय पहले दुनिया का सबसे पुराना रिटन टेक्स्ट कहाँ का है? इंडिया का है। मतलब कि हमारी सभ्यता जो थी, हमारे देश की पर्टिकुलर सभ्यता थी, वो आज से कई हजार सालों पहले इतनी ज्यादा विकसित थी जिसको आज भी हम अचीव करना चाह रहे हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे, वो पूरी की पूरी तरीके से टाउन प्लानिंग से बने हुए थे। कहाँ पे घर रहेगा, कहाँ पे व्यापारिक चट्टी रहेगी, यानी कि मार्केट कहाँ पे रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पानी का निकास किस तरीके से होना है, ठीक है ना, सैनिटेशन यानी कि शौचालय वगैरह किधर साइड पे रहेगा, मंदिर किधर रहेगी, दिशा वास्तुशास्त्र की, आप समझ रहे हो, हजारों साल पहले की एक व्यवस्था जो कि आज के व्यवस्था को चुनौती दे रही है। आज जो हमारा शहर है ये टाउन प्लानिंग के हिसाब से नहीं है। हम विकसित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास फोन है, सब कुछ है, कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग है, ऑटोकैड के थ्रू हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा बना रहे हैं,
लेकिन आज भी वो फंडामेंटल चीजें लैक कर रही हैं जो आज से हम लोग 4-5 हजार साल पहले विकसित कर रखी थी। समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ हमारे देश की सभ्यता में ना, जब हम लोग पुराने तरीके से देखते, जब ऋग्वेद वैदिक पीरियड को उठाते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड को, इस कंडीशन में क्या था, हमारे यहाँ ना पैसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, पावर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, अध्यात्म और ज्ञान। पैसा, पावर और ज्ञान। तीन एस्पेक्ट होता है। गरीब होने के पीछे 3 कारण होता है, कैसे हम लोग समझते हैं। हमारे भारत में ना पैसे को मेन वो समझा जाता है। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है 25,000 रुपए, एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है 50,000 रुपए। आप मामूली जनता से पूछोगे दोनों में मतलब गरीब कौन है, तो 25,000 वाले को बोलेंगे। सिंपली है कि साइकोलॉजिकली बता पाता है। आप किसी से भी पूछोगे कि एक व्यक्ति का 50,000 तनख्वाह है, एक का 25,000 तनख्वाह है, कौन ज्यादा गरीब है, बोलो 25,000 वाला। क्यों? उसकी तनख्वाह कम है, आय उसके पास कम है। लेकिन ये 50,000 वाला व्यक्ति ना, इसके पास ज्ञान की कमी है, और ये 25,000 वाले के पास ना ज्ञान है पढ़ने की। अब ये 50,000 का निवेश क्या कर रहा है, कार खरीदने में कर रहा है, सांसारिक गतिविधियों को पूरा करने में लगा, कार, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मस्ती, पब, डांस, ये वो, ठीक है। समझ लो आप, वो जिंदगी अपना खुद तो एंजॉय कर रहा है उस 50,000 रुपए में। उसकी अगली पीढ़ी कैसी होगी, उसी के जैसी। वो भी पबिंग करेगी, वो भी पार्टी करेगी। लेकिन एक व्यक्ति जो 25,000 रुपए कमा रहा है, वो अपने 25,000 का निवेश बहुत स्मार्ट तरीके से कर रहा है। 5,000 रुपए वो घर चलाने में लगा दे रहा है, ताकि मेरी पत्नी की मेंटेनेंस सही है। पत्नी की मेंटेनेंस रहेगी तो सोसाइटी में उठी बैठूंगा तो कहेंगे हाँ भाई बनाने की भी मौका नहीं है। समझ रहे हो यार? समझो इस चीज को। दूसरी चीज क्या, अगला 5,000 को निवेश किया गया बच्चे की पढ़ाई में। बच्चे की पढ़ाई में निवेश करेगा, वो बेहतर इंसान बनेगा, कल होकर के बेहतर अधिकारी बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, उसका मानव विकास का वो होगा। तो इस जनरेशन में वो 25,000 कमा रहा, हो सकता है अगले जनरेशन में उसका बेटा 1.5 लाख रुपए कमाए। निवेश कर अगला जो 5,000 को खर्च कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बचा ले रहा है कि 5,000 में इसलिए रखता हूँ, आपातकाल की स्थिति, अगर मेरी बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, उसकी शादी करनी पड़ गई, अगले 10 साल बाद। आजकल पढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 सबसे मूलभूत आवश्यकता है, हर किसी को चाहिए, हर किसी का अधिकार है शिक्षित हो सके। संविधान का अनुच्छेद 21 को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत ये डाला गया कि हर एक गार्जियन का कर्तव्य है क्या, कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाए, मतलब शिक्षा के ऊपर सबका अधिकार है। आप सोचो, एक व्यक्ति जो गरीब पैदा हुआ है वो गरीब ही मर जाता है, और एक व्यक्ति जो गरीब पैदा हुआ वो देश का राष्ट्रपति बनता है, आगे जाकर के मिसाइल बनाता है, विंग्स ऑफ फायर किताबें लिखता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द बेस्ट लीडर इन इंडिया, सबसे बेस्ट लीडर अगर जो आप इंडियन हिस्ट्री में आप देख सकते हो तो एपीजे अब्दुल कलाम है। समझ रहे हो आप? साइंस और स्पिरिचुअलिटी को आपको एक पहलू में करके देखना हो तो आप एपीजे अब्दुल कलाम के देख सकते हो। मुस्लिम सेक्ट से बिलोंग करते थे, मंदिर में पूजा करते थे, भगवान कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। जब आप पुरानी थिंकिंग की बात करोगे, इंडियन थिंकिंग की बात करोगे, किस तरह चलता था, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम, सर्वाइवल, ये प्रत्यक्ष दुनिया की बात होती है। बॉडी, ठीक है ना, बॉडी का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है, ऐसी वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई जिनको आप इन 2 आंखों से देख ले रहे हो। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, गरीबी, बेरोजगारी, सारे आप देख रहे हो और महसूस कर ले रहे हो। समझ रहे हो? प्रत्यक्ष दुनिया जो दिख रही है, विजुअल है। बिग बैंग की बात शुरू हुई। बिग बैंग का कौन, स्टीफन हॉकिंस ने क्या बोला? स्टीफन हॉकिंस ने बोला कि हम सब एक सिंगुलैरिटी से पैदा हुए हैं, ठीक है ना। जब हम लोग LHC कराएं, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, क्या किए हम लोग, फोटॉन्स वगैरह को टकराएं तो हमें पता चला क्या, सिंगुलैरिटी एक है और एक क्या है, चारों तरफ फील्ड है, हिग्स फील्ड। ये सिंगुलैरिटी जैसे जैसे वाइब्रेशन कर रही है, मास गेन कर रही है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या हुआ, मैटर एंटी मैटर आपस में टकराए, वो गैस फॉर्म हो,
गैस क्या हुआ, आपस में चिपक के पहला हाइड्रोजन एटम बना, हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना, हीलियम मिल करके एक स्टार का फॉर्म किया, तारे बने, वो तारा बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो गया, बैंग, समझ रहे हो, ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ। ये ब्लैक होल क्या स्पेस और टाइम के अंतर्गत स्थिरता प्रदान किया, इस स्थिरता के कारण ग्रेविटेशनल पुल डेवलप हुआ, जिसकी वजह से सन, प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम ये सारे इवॉल्व हुए। इन्हीं सारे प्लैनेट के अंदर एक अनोखा प्लैनेट फॉर्म हुआ जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, जिसके अंदर वो 24 तत्व मौजूद थे जो कि लाइफ के लिए यानी कि प्राण के लिए जरूरी है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए जरूरी है, ठीक है ना। जब इस अर्थ में क्या हुआ, चार्ल्स डार्विन ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या हम लोग यूनिसेलुलर थे, एक सेल से बने हैं, एक सेल से 2 सेल हुए, फिर 2 सेल से 4 सेल हुए, 4 सेल से 5 सेल, फिर मल्टी सेलुलर बने हम लोग, सेल मिल करके एक बॉडी बनी, मछली बनी, फिर एम्फीबियंस, फिर क्या बंदर बने, बंदर से फिर जाकर के इंसान बने। कैसे हो रहा है ये, जैसे जैसे परिस्थितियों को आप फेस कर रहे हो, आपकी चेतना आगे बढ़ रही है और आप अपना विकास कर रहे हो। इकोनॉमिक्स उसी तरीके से, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हम मानव संसाधन फेस करते हैं, अपना विकास उस तरीके से करते हैं इंटेलेक्चुअली। अमर्त्य सेन जी का कहना यही था कि गरीबी इनकम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, कुशलता की कमी है, ठीक है ना। तो गरीबी का हमेशा 3 कारण हो सकता है, क्या है, पैसा, पैसे की कमी, मतलब कि क्या आपको रोटी खरीदना, आपके पास पैसे नहीं है। 2017 के अंतर्गत न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, झारखंड की एक बच्ची 5 साल की अवस्था की थी, वो भोजन के बगैर मर गई थी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कल हो करके अगर जो बच्ची जिंदा रहती, हो सकती है हमारे देश की अगली प्रेसिडेंट बनती, हो सकता वो एक अगली साइंटिस्ट बन जाती, तो हमें कोई ऐसा 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन दे देता। आप किसी का भविष्य देख रखे हो? हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि अपना आंतरिक विकास कर सके। आपको एक ऐसा माहौल, ऐसा पर्यावरण प्रदान करना अपने मानव संसाधन को कि उसका विकास हो सके। गरीबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वर्ल्ड बैंक बोलता है कि आपको गरीबी के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी जीवन में प्राप्त कर लो, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। गाड़ी लाओगे, बंगले की महत्वाकांक्षा होगी, आईएएस बनोगे, सेक्रेटरी बनने की महत्वाकांक्षा होगी, सेक्रेटरी बनोगे, कैबिनेट में जाने की महत्वाकांक्षा होगी, कैबिनेट में जाओगे, वर्ल्ड लेवल पे तुमको रिप्रेजेंट करने की महत्वाकांक्षा बने। महत्वाकांक्षा का कभी अंत नहीं है, कभी ज्ञान का अंत नहीं है, समझ रहे हो। अगर जो गरीबी लेकर के आना है तो आंतरिक रूप से सेटिस्फैक्शन का होना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या करते हैं, पावर। अभी पता चलेगा ये तीनों का किस तरीके से योगदान है, मैं आपको बताऊंगा। पावर, सोसाइटी में देखते हैं जब आप, हर लोग पैसे के लिए नहीं जीते हैं, ठीक है ना। फेसबुक पे आप देखोगे आजकल के नए नए बच्चे फलाना नेता के साथ चाय पीते हुए, वो क्या शो ऑफ करना चाह रहे हैं, क्या शो ऑफ करना चाह रहे हैं? अरे यार फलाना नेता के साथ क्यों चाय पी रहे हो, तुम खुद नेता बनो, हिम्मत है बन के दिखाओ। वैसे लड़कों को कोई नहीं पूछता है और तो अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए? बिना मतलब का स्टेटस क्यों मेंटेन करने के लिए। शर्मा जी अपने बेटी के शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए, तो वर्मा जी 35 लाख करेंगे, आप समझ रहे हो? नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी। बाबू साहब अगर जो फॉर्च्यूनर खरीदते हैं तो हम मर्सिडीज खरीदेंगे, नहीं तो मुंह कैसे दिखाएंगे, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे ज्ञान की भी कमी होती है, ठीक है ना। ज्ञान की कमी अब किस तरीके से होती है? सपोज दैट मैंने आपको दुनिया भर का पैसा दे दिया, आपके जीवन का लक्ष्य भी क्या होगा? यूपीएससी निकालना, कलेक्टर बनना, देश को बदल देना, विस्फोट कर देना, बेसिकली क्या है, नया एकदम नया गांधी बनूंगा मैं, नया भगत सिंह, नया चंद्रशेखर। जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ते होगे स्वामी विवेकानंद के, राजा राममोहन रॉय के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, खून खोल जाता होगा। आरसी दत्त वगैरह ये सब क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह की थ्योरी जो इन लोगों ने दिया था, तो लगता होगा आपको कि समाज में वो बदलाव बन गया, लेकिन क्या आपका जो मोटिव है वो इंट्रिंसिक है? यूपीएससी क्या अल्टीमेट गोल है? आजकल देखोगे आप, जैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, 300 से 400 के अंदर जैसे ही रैंक आएगा आपको सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा, आपके अंदर अहम आ जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर अहम रहेगा क्या वो सेवा करेगा? समझ रहे हो आप? इस चीज को हमारे देश में ना क्या है ना, किसी चीज को, जिस चीज को हाईलाइट करना चाहिए उस चीज को हाईलाइट नहीं करती मीडिया।
और जिस चीज को नहीं करना चाहिए, शो ऑफ वाली चीजों पे बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है। सरकारी नौकरी है, इसको दहेज मोटा मिलेगा, भले से लड़का संस्कारी रहे चाहिए, समझ रहे हो? क्यों? उसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो मेंटेनेंस मेरी बेटी की देख सकता है, समझ रहे हो? समाज में क्या गरीबी के कई प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से क्या 3 तरीके की गरीबी होती है। तो हमारे देश में क्या इनकम बेस को, मतलब कि पैसे को ज्यादा बेस बनाया जाता है अमीरी गरीबी को नापने के लिए। हमारा क्या फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी बेसिकली कैसे स्टार्ट होता है? काम से। काम मतलब जितनी भी प्रत्यक्ष चीजें आपको चाहिए, मेटेरियलिस्टिक डिजायर, ठीक है ना। जैसे ही आपके पास क्या होता है, बॉडी प्लेजर से थक जाते हो, ठीक है ना, काम रूपी से थक जाते हो, तो उसके बाद आपको चेतना इवॉल्व होता है, फिर आपको क्या अर्थ चाहिए होता है, मतलब कि पैसा, ठीक है ना। बचपन में क्या होता है, हमको क्या होता है, हमें खेलना रहता है, कूदना रहता है, लेकिन पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है नहीं, हमको मौजना है, चाहे जैसे मौजे। समझ रहे हो ना? बचपन में आप देखो, मम्मी मारे, पापा मारे, हमारा मोटिव क्या है, हमको मजे करने हैं, अब चाहे जैसे करें, ठीक है ना। बॉडी टाइम जब काम से, उससे ऊपर जब आप बढ़ते हो तो क्या नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। क्यों नौकरी चाहिए? अगर जो नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरा दोस्त ऑल्टो से टहल रहा है, मैं कैसे मर्सिडीज से टहलूंगा, कैसे कॉलर टाइप करके चलूंगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास पैसा आ जाता है ना, आपके पास हर तरीके की सुविधा मैं दे दूंगा, हर तरीके की सेटिस्फैक्शन दे दूंगा। 6 से 7 महीने के बाद आपको लगेगा यार दुनिया की सारी सुविधाएं मेरे पास है, लेकिन फिर भी रात में मुझे नींद नहीं आती। बिल गेट्स हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये सब क्यों है? रात में नींद नहीं आती, पैसों की कमी नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। अगर जो पैसे से नींद आती, सुकून आती और बेहतर जिंदगी होती, तो इन लोगों को तो सबसे बेहतर नींद आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साइकियाट्रिस्ट के पास मिलते हैं ये लोग, ठीक है, तो क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो क्या उसके बाद आदमी पर्पस के पीछे भागता है कि हाँ मेरे पास पैसा तो आ गया, अब इस पैसे का इस्तेमाल मैं कहां करूं, ठीक है। गलत जगह पे करता है तो उसे बॉडी प्लेजर मिलता है, मतलब कि शारीरिक रूप से फिर से गलत जगह इस्तेमाल करके फिर से वही काम वाली अवस्था में आ गया, पैसे कमा करके भी आप फिर वापस उसी चेतना पे आ जाते हो, ठीक है। धर्म मतलब आपका पर्पस, कि मैं आज के बाद जितने भारत में गरीब है उनको फ्री में शिक्षा प्रदान करूंगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, गरीबी को मिटाने के लिए मैं एक नया इनिशिएटिव लेकर के आऊंगा। हालांकि कोई गरीबी को खत्म नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये मानसिक स्थिति है, ठीक है। आप जाकर के हिमालय पे, हरिद्वार पे किसी संत को जाकर पूछोगे बाबा आप गरीब हैं, हो गए दिमाग खराब हो तुम्हारा, शिवोहम, ठीक है ना। तो वो कहेगा दुनिया में मेरे पास क्या नहीं है, मैं तो खुद ही इस यूनिवर्स की चेतना हूं। आप समझ, जो भी इनलाइटेंड पर्सन होगा, जो वाकई में उस ज्ञान की प्राप्ति कर चुका होगा, जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं, तो जब धर्म के आप सही मार्ग पे आप चलते हो ना, जो सही मार्ग करते करते तय जाते कि मैंने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, तब आपको ये लगता है कि जब पता चलता है कि जो ये 3 आयामी दुनिया है, जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है, 3 डायमेंशनल रियलिटी, ठीक है ना, ये मात्र एक इल्यूजन है, मात्र एक माया है, इससे मुझे छुटकारा चाहिए और मुझे कुछ बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये स्टेटस है इंडियन फिलॉसफी का। अमर्त्य सेन क्या हुआ, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर है, जो कि 1998 में नोबेल प्राइज पाए थे, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए थे। उन्होंने सबसे पहले क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सबसे पहले हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि यार इनकम बेस पे, एक्सपेंडिचर बेस पे हम लोग क्या 2 तरीका अपनाएं। पहला इनकम बेस था। इनकम बेस क्या है कि जो भी व्यक्ति बढ़िया कमा रहा है, मतलब कि वो उसकी लाइफ स्टाइल बेहतर होगी, और जो व्यक्ति कम कमा रहा है उसकी लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं होगी। इस मामले में मार खा गए कहाँ पे, जब हम गल्फ रीजन की बात करते हैं, मेडिटेरेनियन एरिया की बात करते हैं, गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी जगह जिनके पास पेट्रोल खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है। क्या हुआ ना कि बीच में हम लोगों ने देखा, हम लोग ये सोच रहे थे कि जिसकी जीडीपी ज्यादा रहेगी वो देश सबसे ज्यादा आगे आएगा, जिसकी जीडीपी ज्यादा रहेगा वो देश सबसे ज्यादा रहेगा। अमेरिका, रशिया, ये सारे होड़ में लग गए, ज्यादा उत्पादन करो, ज्यादा इनकम होना चाहिए, हम आगे रहेंगे, हम आगे रहेंगे। आप समझ रहे हो? उसके अंतर्गत में क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने नजर डाला ये मेडिटेरेनियन एरिया में, यानी गल्फ कंट्री के अंतर्गत, हम लोगों ने देखा इनके पास पैसा तो दुनिया भर का है, दुनिया भर का पैसा। अगर जो पैसे से लिविंग स्टैंडर्ड मैच होता तो इन लोगों को तो दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता होनी चाहिए। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलजेब्रा दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। इस्लाम को सिर्फ लोग आधा अधूरा जानते हैं। उस समय के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए आप लोग इस्लाम को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। उसमें भाईचारे की भावना एकदम कम थी। इस्लाम ने लोगों को जोड़ा है,
समझो, हर धर्म का एक मतलब और पर्सपेक्टिव है। ईश्वर एक है, उसको पाने के मार्ग भिन्न भिन्न है। और बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो ये पता चलेगा तुम ही भगवान हो। मैं उपनिषद की फिलॉसफी, मांडू की उपनिषद पढ़ रहा था, उसके अंतर्गत मुझे पता चला तत्वमसि, दैट thou art, you are ब्रह्मन। मैं कहा यार मैं भगवान हूँ। तब तो उधर से भाग जाएगा, भैया 50 रुपए देना। मैं कहा यार कैसा भगवान, 50 रुपए नहीं है मेरे पास, लिमिटेड गॉड। समझ रहे हो? नॉलेज है बेसिकली ये 3 अवस्था होती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण में क्या होता है, पहले आप नॉलेज गैदर करते हो विभिन्न से, बुक से, कॉपी से, लोगों से, गुरु से, ठीक है। गुरु का पर्टिकुलरली गाइडलाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो दुआ सुना है, गुरु गोविंदो खड़ेगा को लागे पाए, बलिहारी गुरु गोविंद योगदा। खुद गॉड बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, गुरु है। क्योंकि अगर जो आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना, तो आप सही जगह पे भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर जो आपको गाजीपुर तिराहा जाना रहेगा, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से निकलना, लेफ्ट लेना, सीधे गाजीपुर तिराहा, ठीक है ना। अगर जो मैं बोलूंगा पहले फाटक जाना, फिर बेटी जाना, बेटी से घूम के ऐसे आना, आखिर लेंदी होगा। लक्ष्य आपका तिराहा है, समझ रहे हो ना। मार्गदर्शक आपका एक है। अगर जो मैंने सही रास्ता बताया तो वहां पर पहुंचने में आपको आसानी हुई, अगर जो मैंने गलत बताया तो आप टहल गए। यूपीएससी में भी वही है, बहुत सोच समझ करके गाइडलाइन को फॉलो करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, कोई भी टीचर, कोई टॉपर, कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी सजेशन देता, आंख बंद करके अंधा विश्वास आपको कभी भी नहीं करना है। खुद बैठो, शांत बैठो, देखो आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्जर्व करो उनको, अपने ऊपर काम करो। अकेले बैठो, देश दुनिया समाज छोड़ दो, त्याग दो यार, खत्म करो। मात्र 1.5 से 2 साल अपने आप को समय दे दोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी, नहीं तो तुम दुनिया के पीछे घूमने के लिए तैयार हो। समझ रहे हो? गरीब भरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हुए। गरीबी बेसिकली यही। अमर्त्य सेन ने सबसे पहले क्या बताया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में, कि अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल कभी भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होना चाहिए, लाभ कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए, लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए। आप समझ रहे हो? लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए हमेशा होना चाहिए अर्थव्यवस्था का। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया, सोशल चॉइस थ्योरी। सोशल चॉइस थ्योरी के अंतर्गत अमर्त्य सेन जी ने क्या बताया था, जो समाज है ना, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो चूज करे, बेहतर विकल्प होना चाहिए मार्केट में उसके पास। अगर जो मैं मोबाइल उठा रहा हूं तो मेरे पास विकल्प होना चाहिए, इसमें मैं जियो का, एयरटेल का, वीआई का, व्हाटएवर सिम जो मैं चाह रहा हूं इसमें लगा करके इस्तेमाल कर सकूं, जो सबसे सस्ता है। अगर जो मेरे पास चॉइस रहेगी तो जाहिर सी बात है जो मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा मैं वो चुनूंगा। समझ रहे हो? मेरे पास अगर जो चॉइस रहती है तो सबसे बेहतर जो होगा वही चुनूंगा ना मैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में क्या है, पब्लिक चॉइस थ्योरी, सोशल चॉइस थ्योरी के अंतर्गत अमर्त्य सेन प्रोफेसर ने क्या बोला था कि जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने कल्याण का मार्ग चुन सके। तीसरी चीज उन्होंने क्या बताया था, तीसरी चीज बताया था सोशल जस्टिस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना, हीरो ऑफ इंडियन एरा, ठीक है, हीरो है। सोशल इनजस्टिस के लिए उनसे ज्यादा बेहतर लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी है, वाकई नहीं हीरो है। उनका जो व्यू था, उनका जो अप्रोच था भारतीय स्टेट को डेवलप करने का, वो अनोखा था। लोग बहुत चीजों के लिए यार अम्बेडकर जी को ब्लेम करते हैं कि यार उनकी वजह से आरक्षण रह गया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक सेटअप बनाया, ऐसा संविधान का निर्माण किया जो सिर्फ वकील पढ़ सकते हैं। नहीं, एक बच्चा जो उसी तबके से बिलोंग करता है, जिस तबके का लगातार शोषण होते जा रहा है, जिस सेक्टर को, जिस सोसाइटी के सेक्टर को पर्टिकुलरली लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उस सेक्टर में वो बच्चा पैदा हुआ, सारे लोगों का सामना किया और ऐसे नीतियों का निर्माण किया कि हमारे आने वाले पीढ़ी को वो चीज न फेस करना पड़े जो मैं फेस करके आगे। गांधी जी हरिजन का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर के आए, वो इंडिया में आए, देखो अरे यार ये देश कैसे आजाद होगा, ये तो अपने विचारों के गुलाम है। अभी मोदी जी लास्ट टाइम पे क्या बोल रहे थे कि हमको विचार रूप से मतलब गुलामी को हटाना होगा, अपने अंदर से गुलामी की जंजीरों को हटाना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भावनात्मक रूप से हमें अमीर बनना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, बराबरी, औरत मर्द में बराबरी। अगर जी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, एक महिला काम कर रही है, हम दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए।
बॉलीवुड में एक पिक्चर में हीरोइन काम कर रही है, एक पिक्चर में हीरो काम कर रहा है, हीरोइन की सैलरी 30 लाख रुपए, हीरो की सैलरी 5 करोड़ रुपए। असमानता डीपीएसपी में दिया गया है, ये दोनों में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? अरे घबराओ मत, ये सब आइडियल सिचुएशंस है। और बताया क्या जाता है प्रैक्टिकली, अगर तू सोचा जाए तो ऐसा कोई समाज ही नहीं है जिसमें मतलब विषमता या फिर भेदभाव ना हो, किसी न किसी एस्पेक्ट में भेदभाव होता ही होता है। पब्लिक हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा प्रोफेसर अमृत सिंह ने। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जो कि आपका मेंस का सिलेबस है कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में किस तरह से, एक होता है ग्रोथ, ठीक है ना, एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि करना क्या होगा कि आप बचपन में 1.5 फुट के थे, ठीक है, अभी आप 5.5 फुट के हो गए हो, शारीरिक रूप से आप बड़े हो गए हो। विकास की जब आप बात करो, बचपन में आपको सिर्फ एबीसीडी आती थी, आज आप लक्ष्मीकांत की बुक को पूरी तरह अच्छे तरीके से ग्रैब कर ले रहे हो, समझ ले रहे हो। एक व्यक्ति जो मास्टर्स लेवल की डिग्री, पीएचडी लेवल की डिग्री रख रखा है, उसने एक किताब लिखा, आप सिंपली देख करके समझ ले रहे हो। ये आपका इंटेलेक्ट है। क्वालिटेटिव अप्रोच, गुणवत्ता, आपके अंदर गुण का विकास हुआ है, ठीक है ना? ये वो वाला सुना है कि नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा यही है विकास वृद्धि, यही है। हमारे यहाँ के जो संत फकीर थे ना, वो एक लाइन में ना करोड़ों की बातें हम लोग को बता रखे हैं। तो कभी भी किसी चीज का मजाक न उड़ाना, ना ही अपने यहाँ के किसी भी ग्रंथ का, ना ही जितनी भी नॉलेज रिटन फॉर्म में है वो कॉन्क्रीट है, उसको देखो, समझो, कुछ न कुछ पहलू जरूर मिलेगा, ठीक है? गरीबी को मिटाने के लिए बेसिकली क्या है, अमृत सिंह का कहना क्या था कि गरीबी बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना इंसान कैपेबल नहीं है। कैपेबल मतलब सक्षम नहीं है, ठीक है ना? इसका उदाहरण हम लोग कैसे ले सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो उसी सोसाइटी में पैदा हो रहा है, वो क्या है, उसी तरीके से मर जा रहा है, गरीब की जिंदगी जीते हुए, ठीक है ना? एक व्यक्ति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, वो क्या है, बचपन में पैदा हुए, अपने एट्रोसिटीज को देखें, उसका सामना किए और क्या अपने आप को आगे लेकर के गए, ठीक है ना? देश के लिए बेहतर एक मानव संसाधन बन करके निकले। तो इन सारी चीजों के अंतर्गत गरीबी क्या है, कैपेबिलिटी यानी सक्षमता की कमी है। आप अपनी सक्षमता बढ़ाइए, आय बढ़ाइए और गरीबी को दूर करिए। गरीबी बेसिकली इस बार का नोबेल प्राइज विनर गूगल करिएगा, और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है, क्यों है वो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा।
तो अमर्त्य सेन के नोबेल प्राइज पाने के बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था के जगत में एक क्रांति, ठीक है ना। हमको ये पता चला कि जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम लोग कर रहे थे वो क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर फोकस था। हम लोगों ने क्या इसको क्या किया, आर्थिक कल्याण के ऊपर ज्यादा फोकस किया। हम लोगों ने गरीबी मिटाने के लिए, ठीक है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं को ज्यादा विशेष दौर दिया। पहले हम लोग क्या इनकम के आधार पे नापते थे कि गरीबी क्या है, जिसकी अधिक इनकम है वो ज्यादा अमीर है, जिसकी कम इनकम है वो कम है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मतलब प्रति व्यक्ति की एक महीने में कितना खर्च है, उसके आधार पर हम लोग गरीबी मापने लगे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि यार इनकम एक्सपेंडिचर यानी कि आय, खर्च, ये सारी चीजें स्पेसिफिक नहीं है किसी की गरीबी बताने के लिए। जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा वो गरीब नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन उसके पास जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, कोई भी कार्य नहीं है, उसके पैसे का कोई पर्पस नहीं है, तो उसके पैसे का कोई फायदा भी नहीं। समझ रहे हो, एक दिन वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगा, सांसारिक तरीके से जिएगा, कार बार पे घूमेगा, ऐश करेगा, दूसरे दिन घूमेगा, तीसरे दिन घूमेगा, चौथे दिन घूमेगा, 5 महीने घूमेगा, 5 साल घूमेगा, 10 साल घूमेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा उसको जाके पता चलेगा कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं पहुंच सकता, इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कोई सच्चाई है जिसे मुझे प्राप्त करनी चाहिए। संत महात्माओं की तरह इस क्लास से बोलने जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने संस्कृति सभ्यता को अगर जो करीबी तरीके से नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे समझोगे कि आप जब सिस्टम में जाओगे तो किस तरीके का बदलाव करना है आपको, ठीक है। जब भी गरीबी की हम लोग बात करते हैं तो यूएनडीपी के द्वारा 2010 में अमर्त्य सेन जी के फिलॉसफी से प्रेरित होकर के, अमर्त्य सेन जी के भावनाओं से प्रेरित होकर के यूएनडीपी ने क्या किया, एक नया इंडेक्स निकाला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी, किसी एक दो आयाम के ऊपर हम निर्भर नहीं रहे, आय के ऊपर या फिर खर्च के ऊपर, ठीक है ना। आय खर्च को निकाल के देख ही दिया गया सिस्टम से। अगर गरीबी वाकई में नापना है तो आप इन सारे आयामों को ध्यान में 10 पैरामीटर लिखे गए, मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड। शिक्षा क्या, शिक्षा किस तरीके से आपको गरीबी से बाहर निकाल सकता है, देखते हैं। देखिए, अब अमर्त्य सेन जी ने कहा था क्या कि गरीब होना मतलब कि कुशलता का कमी, उस बंदे के अंदर स्पेसिफिक स्किल नहीं है। एक बंदा मजदूर है और उसका सपना है कि मैं कार से चलता हूँ, कभी कार नहीं खरीद पाएगा, उसके पास उतनी साक्षरता ही नहीं, उतनी स्किल ही नहीं, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में ही फंसा रह जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसके पास कार है ऑल्टो 800 EMI पे लिया है बेचारा बड़ी मेहनत से, अचानक देखो उसका बॉस मर्सिडीज बेंज से चल रहा है, ठीक है। वो पार्टी में जब जा रहा है तो उसको बुरा फील हो रहा है कि यार वो मर्सिडीज से आया, ऑल्टो से आया, मुझे मर्सिडीज चाहिए, लेकिन वो चाह के भी नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी स्किल नहीं है कि इतनी इनकम होगी। प्रोफेसर मिहाई चिक्सेनमिहाई हैं, ठीक है ना, एक साइकियाट्रिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं इस मामले में मैं आप लोगों को बताता हूँ। हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है ना, क्या होता है। मिहाई चिक्सेनमिहाई क्या बोलते हैं कि जब भी वो एक ग्राफ बताया, स्कॉटिश फिलोसोफर, तो ये बहुआयामी अप्रोच में वो शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड को लिए हैं। उन्होंने क्या बताया है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा काम करने वाला है।
अभी सारी चीजें समझ में आने वाली है। क्या प्रोफेसर अमजद सिंह समझाना चाह रहे हैं? एक ग्राफ है, देखिए स्किल्स मतलब कुशलता, ठीक है, किसके बीच में है? कुशलता और चैलेंज के बीच में। चैलेंज मतलब जो आपको दिन ब दिन मिल रहा है। क्लास 10 में आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी बोर्ड एग्जाम में पास होना। आज आपको दोबारा क्लास 10 का एग्जाम दिलवाऊंगा तो बिना पढ़े पास हो जाओगे। ऑलरेडी जब पास कर चुके हो तुम्हें पता है कि ये मैं कर लूंगा, ऑलरेडी तुम जान रहे हो, ठीक है ना। लाइफ में जब भी हम किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं ना, कभी भी किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। अपना जितना स्किल रहता है, चैलेंजेस रहता है, मतलब कि हमको अगर क्लास 10वीं के लेवल की मैथ्स आ रही है तो हमको पढ़ने में मजा आएगा, चलो भाई ऐसे 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 करके खत्म कर दिए। लेकिन जैसे ही बीएससी लेवल का मैथ्स कोई मुझे दे दिया, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, आधे घंटे बाद में बोल रहा हूं क्या लिख जाए यार, छोड़ो हटाओ। समझ रहे हो? पर्टिकुलरली आप एक काम शुरू कर रहे हो, जैसे ही आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या है, आप बोर हो जा रहे हो, ठीक है ना, या तो आपको एंजाइटी फील होने लग रही है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। कोई भी पर्टिकुलरली गोल आप उठाओगे तो जैसे जैसे चैलेंजेस का लेवल बढ़ाओगे आपको अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर जो चैलेंज बढ़ गया है, स्किल कम है, ठीक है ना, आपके पास जो भी परिस्थितियां बन रही है उनका सामना करने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो आप फेल हो जाओगे, कंप्लीटली फेल हो जाओगे। अगर जो आपका चैलेंजेस बढ़ रहा है, आप अपने स्किल को भी बढ़ाते जा रहे हो। क्या है, कल इकोनॉमिक्स का पेपर आपने इकोनॉमिक्स पहले ही तैयार कर लिया, आपको डर नहीं है। परसों पॉलिटी का पेपर आपने पॉलिटी पहले ही तैयार कर लिया, आप प्रिपेयर हो पहले से, ठीक है ना। जो चैलेंजेस आने वाले अपने अपने स्किल को ऑलरेडी इंप्रूव कर दिया है, तो ये क्या आपको ना बोर नहीं होने देगा, आपको मजा आएगा उस चैलेंज को लेने में। ये भी मैं कर लूंगा, फिर आगे हुआ क्या कि आपको क्या एथिक्स का क्लास देना है, मेंस राइटिंग करनी है, आप क्या करोगे, इतना तो मैं कर ही लिया, ये क्यों नहीं कर लूंगा? क्यों? आपने जैसे जैसे चैलेंजेस को फेस करके अपने आप को स्ट्रांग करते गए, आपके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड होते गई, ठीक है ना। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो यहाँ पे शुरू किए थे। यहाँ पे जो होना, ये इंसान में, ये इंसान में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे इसके पास देखिए स्किल भी बहुत ज्यादा है और ये बेहतर चैलेंजेस को फेस भी कर सकता है। समझ रहे हो? मिहाई चिक्स एंड मिहाई क्या हुआ, जीवन जीने का यही तरीका, यही फ्लो है, प्रवाह। किसी भी चीज के लिए बिना बोर हुए लगातार काम करते रहने का मेन फंडा है। प्रोफेसर अमृत सिंह क्या बोलते हैं, यही कि जैसे जैसे आप स्किल डेवलपमेंट करते रहोगे, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने की कैपेसिटी बढ़ते रहेगी। अभी क्या है, मैंने बीटेक किया हुआ था, ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वगैरह इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वगैरह में जॉब मिल सकती थी, ठीक है। मेरे पास एक स्कोप बना हुआ था, मैंने क्या किया, लोक प्रशासन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब मेरे पास स्कोप खुल गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर रियल एस्टेट कंपनी में भी जा सकता हूँ, मैं लोक प्रशासन वाले एरिया में भी जा सकता हूँ, किसी कंपनी का सीईओ भी बन सकता हूँ। पर्टिकुलरली मैं मास्टर्स लेवल की डिग्री ले रखा हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है ना। आगे मैं अपने डॉक्टरेट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अभी मैं पीएचडी कर लूंगा, मेरे पास और सारे स्कोप बढ़ेंगे। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं नॉलेज गेन करते जा रहा हूँ, मेरे पास रास्ते खुलते जा रहे हैं। अब क्या है, जब मैं बीटेक में था तब मुझे 8 घंटे खटने के लिए पर डे 700 से 800 रुपए दिए जा रहे थे, जितना एक दिहाड़ी मजदूर भी कमा सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने स्किल को इंप्रूव किया तो फिर मुझे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन काम करना पड़ रहा है और मुझे उतना पेमेंट मिल जा रहा है जितना मैं एक हफ्ते में वहां पे 8 घंटे लगातार काम करके कमाता है। आप देख रहे हो, स्किल इंप्रूवमेंट करोगे आपको क्या चैलेंजेस फेस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जब आप जितने बड़े बड़े काम करना ज्यादा आसानी से सीख जाओगे, आपको उसकी गुणवत्ता प्रदान होगी, ठीक है ना। तो गरीबी मिटाने के लिए स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानव विकास संसाधन पे बढ़ोतरी करने के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये एमपीआई किसके ऊपर, किसको, ये ग्राफ साइकियाट्रिस्ट है मिहाई मिहाई, ठीक है ना, उनका ग्राफ है, ठीक है ना। ये मनुष्य चेतना के ऊपर रिसर्च कर रखे हैं। इन्होंने बताया था कि हमारा दिमाग जो है 128 बिट्स पर सेकंड के अकॉर्डिंग से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जितनी भी चीजें आप फेस कर रहे हो ना अभी, ये हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन के माध्यम में सेव होते जाती है, ठीक है ना। अभी आपको आज 2022 चल रहा है, आपको याद करना होगा 2015 में मेरे साथ क्या हुआ था, तो आप बैठोगे और सोचोगे ना, तुरंत से वो इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इस वजह से मैंने ये किया था, ये काम हुआ था मेरे में। इंफॉर्मेशन पैटर्न में सेव है,
आज से 4 साल बाद ये जो लम्हा अभी हम दोनों आपस में बिता रहे हैं, ये हम लोग की इंफॉर्मेशन यानी कि ये बाइट्स में सेव होगी हमारे दिमाग के अंतर्गत। ये कोई फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं, भौतिक रूप नहीं होगा। समझ रहे हो आप? इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे इंसान क्या है ना कि बोर कब हो जाता है इंसान लाइफ में, जब चैलेंजेस जो होते हैं ना उसको फेस करने के लिए हमारे पास स्किल नहीं होंगे। साइकिल मिली है हमको, साइकिल चलाना नहीं आएगा, एक दो बार गिरेंगे ना साइकिल उठा के फेंक देंगे, यार यार क्यों इसको चलाऊंगा, बार बार गिर जाता हूं, हम कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख जाओगे आपको लगेगा यार साइकिल चला लिए ये तो पहिए पे चल रहा है, क्यों ना बाइक चला के देखो। बाइक चलाओ, देखो अरे एक्सीलरेटर दबाओ बाइक चलने लगे, क्यों ना कार चलाओ, इसमें तो 4 पहिए हैं, 4 चलाओ फिर एरोप्लेन चलाने का मन करेगा। समझ रहे हो महत्वाकांक्षा है। तो बेसिकली ऐसे टाइप के जैसे जैसे आप स्किल डेवलपमेंट करते हो, जब ये स्किल क्या होता है आपके चैलेंजेस के हिसाब से रहता है तो फ्लो बना रहता है, आपको काम करने में मजा आते रहता है। और जैसे ही अगर जो चैलेंजेस अधिक हो गया, आपके पास स्किल कम है तो आपके पास एंजाइटी आएगी, आपको ये लगेगा कि ये चैलेंज बहुत बड़ा, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले ही हाथ मान करके बैठ जाओगे। 80 to 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सोच के चलते मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या तो दिमाग में नहीं है कि बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, घर में सोच के नहीं सोचते होती यार क्वालिटी, ओह माय गॉड, जज्बाती नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना है, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिंदगी में अगर जो प्रवाह चाहिए, प्रवाह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैलेंजेस के हिसाब से स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, अब गरीबी के प्रकार देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइम हो गया? ठीक है, तो फिर आते हैं देखते हैं ये